चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बस सर्कुलर मोशन से आपको रिलेट करना है। ठीक है, अब कैसे रिलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज हो गई, ओमेगा हो गया, थीटा हो गया एंड अल्फा हो गया। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको काफी सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलती है सॉल्व करने के लिए। वो है, तो वो जो है वो है आपका एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये काफी सारे न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है और कई बार डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। तो ये होता है आपका v इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v जो है वो आपकी यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा जो है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो लाइक ये आपका सपोज कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड इसमें मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कोई मास यहाँ पर रोटेट कर रहा है। ठीक है। क्योंकि अब ये जो मैं मास आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस मास का मतलब किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है। तो वो सेंटर ऑफ मास को अब आप क्या कर रहे हो, सर्कुलर पाथ पे कंसीडर कर रहे हो। मतलब ये बॉडी कुछ भी होगी लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास ये है। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब कि जहां पे उसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। तो अब हम उसको एज अ पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी का मतलब है कि लाइक लीनियर वेलोसिटी मतलब आपको पता है कि इधर की तरफ जो होगी, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट या ये जो मास है ये अगर चारों तरफ घूम रहा है किसी एक्सिस के, और अगर ये रोटेशनल मोशन को छोड़कर चला जाता है, तो उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वही लीनियर वेलोसिटी होती है। तो लीनियर वेलोसिटी का मतलब जो टेंजेंशियल है। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर की तरफ होगी। तो एकदम टेंजेंट जो बना रही हो सेंटर से, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी लीनियर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को आपका मतलब पता है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है। जैसे आप एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हो तो क्या होता है, थीटा बाई टी। ठीक है, थीटा बाई टी। तो इसका मतलब है कि एक सेकंड के अंदर उसने कितना एंगल रिवॉल्व किया है। ठीक है, एक सेकंड के अंदर उस मास ने कितना एंगल रिवॉल्व किया है। और वो चीज आपको तभी पता चल पाएगी जब यहाँ पर आप सेंटर, इसका जो एक्सिस ऑफ मतलब सेंटर जो है या एक्सिस जो है, एक्सिस से आप थीटा का मेजरमेंट लोगे और देखोगे कि एक सेकंड के अंदर कितना थीटा इसने मूव करा है। तो वो आपको जो मिलेगी एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है। और थीटा जो आपको लेना है वो किस में लेना होता है, रेडियन में लेना होता है, ये आपको पता होगा, बताया था मैंने। तो रेडियन में उसने कितना एंगल लिया, और टाइम मान लो अगर 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो एक सेकंड में कितना रेडियन एंगल उस ऑब्जेक्ट ने या उस जो मोशन कर रहा है आपका सेंटर ऑफ मास, उसने रोटेट किया। तो वो आपका होता है ओमेगा। और लीनियर वेलोसिटी मतलब कि सीधा जो वेक्टर बनेगा वेलोसिटी का, कि अगर ये पार्टिकल को छोड़ दिया जाए, मतलब ये घूम रहा था एंड घूमते घूमते अचानक से निकल जाए। आपने देखा होगा कभी किसी पत्थर को लेके थ्रेड में अगर आप घुमाओगे एंड घुमाने के बाद अगर पत्थर निकलता है, तो पत्थर बिल्कुल सीधे जाता है वहां से, जैसे ही वो वहां से छूटता है। क्योंकि उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, टेंजेंशियल होती है सर्कुलर पाथ के। तो v इक्वल टू आर ओमेगा जो है ये आपका यहाँ पर इसका रिलेशन है। और ये जो r है, ये आपका r क्या है, ये डिस्टेंस है ये वाला। ठीक है। मतलब जिधर सेंटर ऑफ मास या पूरा जो मास आपका रिवॉल्व कर रहा है एक्सिस के चारों तरफ, उसका जो डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वही आपका आर होता है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा जो है, ये रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो अब ये बताओ कि इतना क्लियर हो गया या नहीं हो गया, या इसमें कुछ पूछना है। बोलो। बाकी लोग बताओ भाई।
ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में। और अब हम देखेंगे टॉर्क के बारे में, ठीक है। टॉर्क क्या चीज होती है? तो नेक्स्ट है टॉर्क, ठीक है। तो कोई बता सकता है टॉर्क क्या होता है? दिव्या, आप बताओ। मधु। मधु। संजना, आप बताओ। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? वैष्णवी बोल रहे हो क्या कुछ? सर जो एक्सिस पे फोर्स लगता है उसी को टॉर्क बोलते हैं ना, रोटेशनल मोशन में। हम्म, श्वेता ने कहा है कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो देखो टॉर्क का जो सिंपल सा मतलब है वो है आपका रोटेटिंग फोर्स, ठीक है। मतलब कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है तो उसको करने के पीछे जो रीजन है वही होता है टॉर्क, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो रोटेशनल मोशन कर रही है मतलब उसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, और वो एंगुलर वेलोसिटी किसी ना किसी फोर्स की वजह से आ रही होगी, ठीक है। तो वही जो फोर्स होता है वो होता है आपका टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क आपका ये चीज होती है। तो यहां पर जो है इसका मतलब है कि रोटेटिंग फोर्स जो है वो आपका टॉर्क होता है, यानी कि किसी भी बॉडी के रोटेशन में या रोटेशनल मोशन में जो फोर्स होगा उसके पीछे उसी को हम टॉर्क यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। रोटेटिंग फोर्स, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि रोटेटिंग फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपने कभी क्या पता वो खोला हो लाइक, ठीक है। लाइक ये आप ऐसे समझ सकते हो, इसे स्पैनर कहते हैं, या रेंच भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो स्पैनर या रेंच से आपने कभी ना कभी लाइक बोल्ट खोला होगा इस टाइप का, ठीक है। कोई बोल्ट होता है, अगर अगर मान लो मतलब नट लगाए या नट बोल्ट के ऊपर नट लगाए, तो आपने अगर कभी उसको खोला होगा, ट्राई किया होगा खोलने का, ठीक है। तो लाइक इस तरीके का, जैसे ये क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका होता है बोल्ट, इसे बोल्ट कहते हैं। और बोल्ट में जो कसा जाता है उसे नट कहते हैं, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि लाइक जब कभी कोई नट जो है वो हम बहुत ज्यादा टाइट कर चुके होते हैं, या बहुत ज्यादा हमें टाइट करना होता है, या बहुत ज्यादा टाइट वो पहले से होता है, अगर उसको खोलना होता है तो हम इसका रेंच का या स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। या आपने देखा होगा कभी कभी आप वो क्या बोलते हैं, प्लास का भी इस्तेमाल करते हो किसी चीज को खोलने के लिए, ठीक है। तो खोलते टाइम बेसिकली जब आप नट को घुमा रहे हो ये चीज यूज करके, तो आप बेसिकली करते क्या हो कि आपने नट को इसमें फंसा दिया, ठीक है। नट जो है वो आपका इसमें फंस गया ऐसे करके, ठीक है। नट इसमें फंस गया और आप क्या करते हो, आप इधर से फोर्स लगाते हो। अगर मान लो आपको टाइट करना है तो आप इधर से फोर्स लगाओगे, मतलब क्या करते हो, क्लॉकवाइज उसको घुमाते हो। और अगर उसको खोलने की कोशिश करनी है तो आप फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो दैट कि वो खुल जाए या ढीला हो जाए। तो ढीला करने के लिए या खोलने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज में आप फोर्स लगाते हो, और टाइट करने के लिए नीचे की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। तो यही जो आपका रोटेटिंग फोर्स होता है, इसी रोटेटिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और ये मतलब जहां पर ये एक्ट कर रहा होता है फोर्स, लाइक यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो आपकी एल हो गई, ठीक है। तो लाइक आपको यहाँ पर अगर टॉर्क निकालना है, या इसको बेसिकली मोमेंट बोलते हैं, ये जो यहाँ पर जो हम टर्म यूज करते हैं वो मोमेंट होता है, ठीक है। तो मोमेंट बेसिकली जो होगा
वो आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जिस जिस जगह पर आपका फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है वहां से आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं कई बार, यानी कि फोर्स का कई बार मतलब फोर्स का मोमेंट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। तो ये भी लाइक इसकी एक डेफिनेशन होती है। तो फोर्स के लिए अगर हम उसका मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका टॉर्क होता है। तो टॉर्क का मतलब बेसिकली ये है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। तो टॉर्क बेसिकली क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि आपका फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वैसे ही टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ होता है। अब आपको समझना यहाँ पर ये है कि जब भी हम किसी भी दो क्वांटिटीज का या दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है हमेशा क्या मिलती है, वेक्टर मिलती है। तो टॉर्क जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही हमको उसको शो करना पड़ता है। कैसे, जैसे मान लो आपको क्या दिया है कि आर वेक्टर दिया हुआ है, मान लो कुछ भी है वो 6i कैप प्लस 3j कैप या कुछ भी दिया है, और इसी तरीके से फोर्स वेक्टर आपको दिया है आई जे के कैप के टर्म्स में। तो जब आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, मैंने आपको जो तरीका बताया था, जो ये डिटर्मिनेंट वाला जो तरीका आपको बताया था, यहाँ पर लिखना होता है, जैसे आपने आर वाले यहाँ पर लिख दिए, फिर एफ वाले यहाँ पर लिख दिए आई जे के, फिर मैंने आपको बताया था कि आई का कॉलम और जो रो है उसको छोड़ोगे और उसके बचे हुए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो वैसे करके जब आप निकालते हो तो टॉर्क मान लो आपको जो भी मिलेगा वो आपको क्या मिलती थी, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जब भी आप करते तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती थी। यानी कि आर वेक्टर कुछ भी दिया है, फोर्स वेक्टर कुछ भी दिया है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी आपका आई जे के टर्म्स में ही आएगा। मतलब ये बी जे कैप हो गया और ये सी के कैप हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा टाइप का आएगा, ठीक है। और मान लो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाता है। सपोज मान लो आपको बोला जाता है कि लाइक आर का मैग्नीट्यूड इतना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इतना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है, तब आप टॉर्क कैलकुलेट करो, ठीक है। लेकिन क्या है, उस केस में आपको आर और एफ के बीच में थीटा भी दिया जाएगा, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट का आपको एक और फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, जब आप इसको एक्सपैंड करते हो या आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हो टॉर्क का, तो वो क्या होता है, आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये चीज भी आपको पता होगी। जब हम ए क्रॉस बी निकालते थे तो हम ए बी साइन थीटा भी लिखते हैं, और जब डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये तब के लिए जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर का मैग्नीट्यूड पता हो, ठीक है। जैसे अभी जो हमने ये स्पैनर वाला केस देखा, तो ये जो लेंथ है जिसे मैं एल बोल रहा था, यही बेसिकली आर जो है, ये आर, और ये आपका फोर्स हो गया जिधर फोर्स आपका काम कर रहा है। तब आपको मान लो अगर टॉर्क निकालना है कि रोटेटिंग फोर्स कितना होगा, तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि लाइक जो अभी मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था आपको, नट वाला, ठीक है, ये आपका सपोज नट वाला एग्जांपल था, और आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, इधर से मान लो फोर्स लगा रहे हो, इधर से फोर्स लगा रहे हो, और ये इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका सपोज इधर आर वेक्टर हो गया, इधर आपका फोर्स वेक्टर हो गया। तो इन दोनों के बीच में आपका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो साइन 90 की वैल्यू जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, साइन 91। तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली यहाँ पर आर इंटू एफ कर सकते हो, ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर डायरेक्शन, मान लो अगर आप जैसे कोई भी वेक्टर ले रहे हो और अगर आप उसको डायरेक्शन लेनी है क्रॉस प्रोडक्ट में, मैं आपको डायरेक्शन निकालने का मतलब बता देता हूँ। जैसे मान लो आप ए क्रॉस बी जब भी करते हो और आपको मान लो सी वेक्टर मिलता है, ए क्रॉस बी करने पे अगर मान लो आपको सी वेक्टर मिलता है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आप कैसे पता करोगे। जैसे मान लो ए क्रॉस बी अगर आप निकाल रहे हो, तो आप स्क्रू रूल से या फिर आप पेंसिल वाले रूल से या पेन वाले रूल से या स्क्रू रूल से जो है आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है, स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल बेसिकली क्या कहता है कि जैसे मान लो ए क्रॉस बी अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, पहले ए है फिर बी है, तो ए क्रॉस बी अगर वेक्टर निकालोगे तो
मतलब आप जैसे ए क्रॉस बी यानी कि ए से बी की तरफ जा रहे हो इस तरीके से, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी लाइक अंदर की तरफ होगी। मतलब अगर इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ए वेक्टर ये है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपका बी वेक्टर है वो ये वाला है, और आपको मान लो ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे इसका मतलब है आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। मान लो ए वेक्टर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, बी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो। ए क्रॉस बी मतलब ए से बी को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। तो तब यहां पर जो आपकी डायरेक्शन होगी, जो सी वेक्टर आएगा, वो सी वेक्टर इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। देखो परपेंडिकुलर तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये दोनों अगर 90 डिग्री पे हैं, तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर आता है, वो हमेशा दोनों बाकी जो वेक्टर होते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर पहले से परपेंडिकुलर हैं, तो इनके परपेंडिकुलर आप अगर कोई वेक्टर लेना चाहते हो जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो वो तीसरे एक्सिस में होगा, यानी कि जेड एक्सिस में। अब वो जेड एक्सिस में ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज आप कैसे पता करोगे, स्क्रू रूल से। तो स्क्रू रूल बेसिकली क्या कहता है, अगर मान लो आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो और ए वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से और बी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि ए क्रॉस बी यानी कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में ही आपको क्या करना है, अपना पेन घुमा के देख लेना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या करना है, पेन घुमाकर देख लेना है। एंड पेन घुमाने के बाद जो है आपको ही पता लगेगा कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज में किसी भी चीज को घुमाते हो या स्क्रू को घुमाओगे, तो स्क्रू जो है ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर स्क्रू ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्टेंट सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर मान लो केस कुछ ऐसा बनता है कि सपोज आपका बी वेक्टर यहां पर है और ए वेक्टर सपोज यहां पर है। अब आप यहां पर ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो, यानी कि ए क्रॉस बी इस तरीके से आप आओगे, यानी कि ए क्रॉस बी आपको यहां पर कौन सी डायरेक्शन दे रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब आप स्क्रू को घुमाने की कोशिश करोगे, क्लॉकवाइज अगर आप स्क्रू को घुमाने की कोशिश करोगे, तो आपको पता है स्क्रू जो है वो सरफेस के या अंदर तक जाने की कोशिश करेगा। तो मतलब ये है कि परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन डाउनवर्ड होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पेपर, एंड डायरेक्शन जो होगी उसकी कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी। तो इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट की जो वेक्टर आता है तीसरा वाला, उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहां से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि लाइक ये जो आर वेक्टर है और जो एफ वेक्टर है, अगर आपको ऐसे दिए होंगे, ठीक है, आई जे के कैप के टर्म्स में या जो भी चीजें दी हैं, तब आप ये जो है स्क्रू रूल इसको यूज कर सकते हो। अब जब ये क्वेश्चन आएगा तब इसको देख लेंगे, तब और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आर क्रॉस एफ हो गया, हमने ये टॉर्क के बारे में बात कर ली है। टॉर्क क्या होता है आपका, आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा भी आप उसको बोल सकते हो। और इसमें जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज समझने वाली ये है कि आपने एक चीज ये देखी होगी कि जैसे मान लो, चलो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कोई एक स्पैनर है, एंड दूसरा जो स्पैनर है मान लो ये हो गया। मैंने इसकी लेंथ को डबल कर दिया सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज इसकी लेंथ जो है, मान लो यहाँ से वो आपकी एल है, और यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो 2L है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो बीच में किसी हम बोल्ट को या बोल्ट के नट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप खोलने की कोशिश कर रहे हो। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि आपको ज्यादा ताकत जो है किस में लगेगी नट को खोलने में। मतलब कुछ आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बता सकते हो क्या मेरे को, या किसको खोलना किससे इजी होगा या किससे जो है वो यहाँ पर मतलब टफ होगा खोलना। कभी ट्राई तो किया होगा ऐसा कुछ ना कुछ, बताओ।
छोटा वाला टफ होगा, ठीक है। तो देखो ये चीज हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पता है कि भाई अगर आप कोई छोटा स्पैनर यूज करते हो जिसकी लेंथ कम होगी, तो वहां पे आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है। और कई बार लाइक आपने देखा होगा, अगर कार वगैरह से जब भी आपने ट्रैवल किया होगा या किसी व्हीकल से ट्रैवल किया होगा, तो जब टायर पंचर हो जाता है, टायर को खोलना पड़ता है। तो टायर को जब वो कोई बंदा खोलता है या उसको टाइट करता है, तो आपने देखा होगा वो स्पैनर के आगे एक पाइप जैसा और स्ट्रक्चर डाल लेता है इसको लंबा करने के लिए। एक लंबा सा पाइप उसमें और फंसा देता है, सो दैट कि वो लंबा हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली वो उसको इस साइज को लंबा करना क्यों चाहता है, बिकॉज अभी आपने देखा जो टॉर्क होता है वो आपका क्या होता है, आर इंटू एफ होता है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। यानी कि अगर मैं इस एफ को फिक्स कर दूं, मैंने बोला कि भाई मैं जो हूं, मैं जो ताकत इसमें लगाने वाला हूं, मैं इसमें सिर्फ 100 न्यूटन की ताकत लगाऊंगा, उससे ऊपर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। 100 न्यूटन की ताकत लगाऊंगा। तो मैंने क्या करा कि एक केस में मैंने क्या करा कि आर ले लिया, मान लो लेंथ इसमें ले ली मैंने, आर ले ली, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा। और दूसरा केस मैंने क्या करा, इसमें मैंने लेंथ को 2 गुना कर दिया, यानी कि 2r कर दिया, और मेरा फोर्स जो है वो सेम। तो अब आप यहाँ पर देखोगे, तो ये जो आपका टाउ डैश है, यानी कि अगर दूसरे केस में मैं निकालना चाहता हूँ जहां पर मैंने फोर्स को तो कांस्टेंट रखा, मान लो ये अभी भी 100 न्यूटन ही है, और लेंथ को अगर मैंने बढ़ा दिया, तो ये जो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 2r इंटू एफ, यानी कि 2 टाइम्स टाउ डैश। तो टॉर्क जो है वो मेरा बढ़ गया लेंथ बढ़ाने से। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा देते हो, तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा, एंड जो रोटेटिंग फोर्स है वो आपको उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा मिलेगा, यानी कि दुगना मिलेगा। तो देखो आर और एफ में से आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि या तो आप फोर्स को बढ़ा दो, लेकिन क्या है कि भाई ह्यूमन कभी भी फोर्स को नहीं बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि फालतू की आप ताकत क्यों लगाना चाहोगे। जब आपको लेंथ बढ़ाकर मतलब दुगना काम मिल जा रहा है, तो आप फोर्स को क्यों बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो फालतू की मेहनत है ना। तो आपने क्या करा, लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को बढ़ाने से क्या हुआ, टॉर्क आपका बढ़ गया, जिससे आपका रोटेटिंग जो फोर्स है जिस जो हम लाना चाहते हैं काम में, वो हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस चीज से आप इसको समझ सकते हो, क्लियर है। और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आप दरवाजा खोलते हो, ठीक है, जैसे आप दरवाजा जब भी खोलते हो या मतलब बंद करते हो, तो क्या होता है कि लाइक दरवाजे के एंड पे अगर आप फोर्स लगाओ, देखो मैं ये आप करके भी देख लेना अभी क्लास खत्म होने के बाद। लाइक सपोज ये दरवाजा है, ठीक है। इधर इधर पे इसका लॉक है, मतलब इधर इसका हैंडल है, और इधर आपको पता है कि ये जो वुडन की वो जो चौखट बोलते हैं जिसको, उससे जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हिंज होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा जिसे कब्जा बोलते हैं, जिसपे ये लगा होता है, जिसको फिक्स कर रखा होता है, तो ये हिंज होता है बेसिकली। ये आपने देखा होगा, आप इसको देखोगे तो लाइक ये कुछ इस तरीके से बना होता है, जिसमें एक पार्ट जो है वो आपका दरवाजे में लगा होगा, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का होगा, और यहाँ पे जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो आपके ये जो लकड़ी की चौखट है उसमें लगा होगा। तो ये इस टाइप का हिंज होता है, एंड ये आपस में क्या कर सकते हैं, पार्ट्स मूव कर सकते हैं। ये आपका हिंज है, इसे हिंज बोलते हैं, जिसके तरफ क्या कर सके, कोई चीज रोटेट कर सके या रिलेटिव मोशन कर सके, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो। तो ये लाइक ऐसे होता है। तो आप करके ये देखना कि अगर आप दरवाजे पे फोर्स लगा के यहां से, ठीक है, अगर आप दरवाजे पे यहां हाथ लगा के इसको बंद करने की कोशिश करोगे, उस टाइम आपको कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। और दरवाजे पर अगर आप ताकत यहां पर लगाते हो, फोर्स अगर आप यहां पर लगाते हो, तो आपको कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करना कि आप दरवाजे को यहां से बंद करो, मतलब ये जो पहला वाला केस है, तो जब आप यहां पर फोर्स लगाओगे, जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क करा है इस वाले एरिया पे, तो आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन जब आप रेड वाले एरिया पे ताकत लगाओगे, तो यहाँ पर आपको ताकत कम लगानी पड़ेगी दरवाजा बंद करने के लिए या खोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेसिकली हो क्या रहा है, हम रोटेशनल मोशन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से मतलब जहां पर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो पहला वाला केस तो ये हो गया जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यानी कि R1 ये हो गया लेंथ इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के एप्लीकेशन का। और दूसरा वाला जो केस हो गया जहां पर आप R2 डिस्टेंस पर फोर्स लगा रहे हो। तो आप यहाँ पर देखोगे, जैसे मैंने लेंथ को बढ़ाया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाया, तो फोर्स की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, और टॉर्क मेरे को जितना चाहिए, यानी कि दरवाजा खोलने के लिए रोटेटिंग फोर्स जितना चाहिए उतना ही मिल जाएगा, लेकिन लेंथ को बढ़ा के,
फोर्स भले ही मैं उसका काफी कम कर दूं, लेकिन अगर मैंने लेंथ को बढ़ा दिया तो रोटेटिंग फोर्स मेरे को उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये होता है आपका टॉर्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस आप करते रहोगे फिर उससे क्या है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो यही बेसिकली टॉर्क होता है। अब यहाँ पर एक और टर्म हम समझ सकते हैं जिसे हम कपल बोलते हैं। ठीक है, कपल, ये वो कपल गोल्स वाला नहीं है, ये फिजिक्स वाला कपल है। तो ये कपल जो बेसिकली होता है, ये क्या होता है कि लाइक आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, जैसे कोई भी आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, मान लो मैंने क्या करा, एक रॉड ले ली। ठीक है, एंड इस रॉड पे आपने क्या करा, दोनों साइड पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आपने लगाया, इधर भी एफ लगाया और इधर भी एफ लगाया। तो यहां पर जब ये रोटेट करना चालू करेगा तो ये जो दो फोर्सेस होते हैं आपके, सेपरेटेड बाय कुछ डिस्टेंस जो भी होगा इनके बीच में, मान लो इनके बीच में आर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम कपल बोलते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। यानी कि दो परपेंडिकुलर फोर्सेस जब किसी डिस्टेंस को सेपरेट करके किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो, सो दैट कि उसमें कोई रोटेशनल मोशन आ जाए, तो उस चीज को हम कपल बोलते हैं। ठीक है, और ये कपल का एग्जांपल अभी जैसे हमने स्पैनर वाला भी देखा था, तो स्पैनर में भी बेसिकली कपल ही लग रहा होता है। स्पैनर में भी क्या होता है, कपल ही लग रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो मान लो कि मैंने इसको सेंटर ऑफ रोटेशन मान लिया या एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, लेकिन अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं मानता, या अभी आपने जो दरवाजे वाला केस देखा था, तो दरवाजे वाले केस में अगर मान लो आप ये रेड वाले रीजन पे फोर्स लगा रहे हो, तो रेड वाले रीजन पे मान लो आप इधर अंदर की तरफ को फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो जहां से ये जुड़ा हुआ है उधर से फोर्स इधर बाहर की तरफ आएगा। अगर इधर से आप अंदर की तरफ लगा रहे हो तो इधर से बाहर की तरफ आएगा। तो लाइक यहाँ पर भी एक कपल एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मोशन हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कपल होता है, लाइक इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये मतलब जो दरवाजे वाला केस है, इसमें आप जितना फोर्स दरवाजे के किसी एक एंड पर लगा रहे होगे, उतना ही फोर्स जो है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, मतलब जो न्यूटन थर्ड लॉ है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरे एंड से भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो वो भी एक कपल का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये भी आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में जो चीजें पता है, आप वही सेम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीनियर मोमेंटम जो मैंने आपको बताया था क्या होता था, बेसिकली P इज इक्वल टू एम वी होता था, जहां पे उसका मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी मास में जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसमें कितनी ताकत है, उससे आप मोमेंटम को समझ सकते थे, P इज इक्वल टू एम वी। तो उसी तरीके से अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है या रोटेशनल मोशन में है, तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा उसकी वजह से। ठीक है, तो यहां पर जो इसका फॉर्मूला होता है वो भी आप देख लो, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, कैपिटल एल या स्मॉल एल जो आप लेना चाहो, तो एल हो गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्रॉस पी, यानी कि पी क्या है आपका यहाँ पर, लीनियर मोमेंटम है। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, और आर क्या हो गया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से पूरे उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो लाइक इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमने केस पढ़ा था, जैसे मान लो मैंने कोई भी बॉडी ली एंड उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मान लिया, और ये अगर आर डिस्टेंस पर यहाँ पर है, ठीक है, और ये मान लो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा था, लेकिन अभी ये सर्कुलर मोशन बन चुका है बिकॉज हमने सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट पर कंसीडर कर लिया। तो ये 8 दूरी पर है, तो इसका मान लो P जो है, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम किधर होगा, जिधर भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, और इसी वजह से क्या लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर होता है। तो जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उधर ही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, बिकॉज मास तो कांस्टेंट है, वो तो कुछ अफेक्ट करेगा नहीं। तो जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उधर ही लीनियर मोमेंटम होगा। तो मान लो
किसी भी पॉइंट पे इधर वाले पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, तो पी की भी जो डायरेक्शन है वो इधर ही हो जाएगी, पी की डायरेक्शन। तो यही मान लो इस पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम आपको पता है, और अगर आप उसको इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, जो कि आपका आर वेक्टर है। मल्टीप्लाई नहीं, बेसिकली आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप लीनियर मोमेंटम और आर का निकालते हो तो आपको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाती है। और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, अगर मान लो आपको इसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो आर पी साइन थीटा हो जाएगा। आर का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। साइन थीटा बेसिकली क्या है, इनके बीच में जो एंगल होगा ये वाला, ठीक है, एंगल। और ये चीज ध्यान रखना कि ये जो मोशन आपको दिख रहा है बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। बेसिकली उसके ये जो आपको वो दिख रहा है सर्कुलर सर्कुलर प्लेन जो दिख रहा है इसी प्लेन में, ठीक है, ये जो सर्कुलर प्लेन आपको दिख रहा है इसी में आपकी वेलोसिटी भी है और इसी में आपका आर वेक्टर भी है। तो उनके बीच में जो थीटा एंगल होगा उसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पर रख देते हो तो आपको एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो मिल जाता है, ठीक है। और थीटा मान लो अगर 90 डिग्री है जैसे, तो आपका क्या होगा यहाँ पर आर इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज और कर सकते हो। जैसे आपको पता है हमने जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था तो हमने क्या करा था, जो मोमेंटम है उसको डिफरेंशिएट किया था। आपको ये वाला जो मतलब हमने जो डेरिवेशन एक देखा था ना न्यूटन सेकंड लॉ में, जो एफ इज इक्वल टू एम ए आता है, वो कैसे आता था। आप बेसिकली क्या कर रहे थे वहां पर, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। ये चीज आपने पढ़ी थी कि भाई फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो एफ इज इक्वल टू आपने क्या करा था, डीपी बाई डी टी की जगह डी बाई डी टी ऑफ एम वी कर दिया था लीनियर मोमेंटम के केस में। तो एम आपने निकाला था, डीवी बाई डी टी हो गया था, और यहाँ से आपको एम ए मिल जाता था, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप इसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर जब आप यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे मान लो मैं डीएल बाई डी टी करता हूँ, डीएल बाई डी टी, एल क्या है अभी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है अभी, आर क्रॉस पी है, ठीक है। ये आर इंटू पी लिख लो। तो ये जब आप निकालोगे, चलो इसे वेक्टर ही ले लेते हैं, या मतलब जो भी कंपोनेंट है, ठीक है। नहीं, आर इंटू पी ही मान लो इसको, ठीक है, मतलब दो है वो, तो मतलब वेक्टर फॉर्म में ही है जो भी है, ठीक है। तो आर इंटू पी ये हो गया। अब इसके बाद लाइक ये दो कंपोनेंट्स है, तो आपको ये पता है टी के रिस्पेक्ट में अगर आप इनको डिफरेंशिएट कर रहे हो आर पी को, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन वाला, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मान लो मैंने ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीपी बाई डी टी प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये जब आप यहाँ पर कर लोगे तो यहाँ पर जो है डी आर बाई डी टी जो है, ये वाला जो आपको टर्म दिख रहा है डी आर बाई डी टी, ये तो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। और उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका डीपी बाई डी टी है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, आर, ठीक है। चलो इसको ऐसे कंसिडर कर लो कि डी आर बाई डी टी जो है वो तो आपका v के बराबर हो जाएगा, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। और उसके साथ साथ p जो है उसको आपने एम वी मान लिया।
तो ये जब आप करोगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, आर इंटू डी आर बाई डी टी, तो वी हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, उसको पी ही रहने देते हैं, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है इधर। आर इंटू डी पी बाई डी टी प्लस पी इंटू वी हो गया डी आर बाई डी टी का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो मिलेगा, चलो इसको मैं ना कल बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट यहाँ पर मिलता है, जो आप डीएल बाई डी टी करते हो, यानी कि एंगुलर मोमेंटम को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करते हो, तो यहाँ पे आपको जो राइट साइड में मिलता है वो टॉर्क मिलता है, ठीक है। क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। तो मतलब ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन आता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, वो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। तो डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ जो है ये आपके पास आ जाता है। तो इससे आपको पता क्या चल रहा है, जैसे आपने सेकेंड लॉ आपने वहां पर लीनियर मोशन वाले केस में पढ़ा था कि भाई डीपी बाई डी टी जो है वो आपका क्या होता था, एफ के बराबर होता था। तो वहां पर ये क्या था, लीनियर मोमेंटम था, और ये आपका फोर्स था। तो उसी तरीके से ये एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम हो गया, और ये आपका क्या आ गया, टॉर्क आ गया। और टॉर्क आपको पता है क्या है, रोटेटिंग फोर्स। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है आपस में काफी ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सेकंड लॉ हमने यहाँ पर भी अप्लाई कर लिया, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो कर लेना अभी। तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं फिर, ठीक है।